गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5। पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ा। उसके अंतर्गत नंबर और जेंडर पढ़ा हम लोगों ने, और इस थर्ड चैप्टर में आप लोगों को नंबर, जेंडर और केस पढ़ा जाना है। सो लेट्स वी स्टार्ट with the case, because we have already learned about number and gender. So this time we are going to start case. First of all, we have to know what is case, I mean definition. So listen carefully, what is case? Okay, so the relation in which a noun stands to some other words in the sentence is called case. कहता है वह संबंध जिसमें वाक्य में नाउन किसी दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने का काम करता है, रिलेट करता है उसको, उसी को हम कहते हैं केस। ठीक है, तो केस के अब प्रकार के बारे में जानिए। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 4 तरह के केस होते हैं। सबसे पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पोसेसिव केस और चौथा वोकेटिव केस, जो बहुत कम जगह देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि हमने कहा था, आप लोगों से पूछा भी था आप लोग का कमेंट के साथ कि क्या आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, तो हम चारों प्रकार के बारे में अभी आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बोला मैंने नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, कि द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। कहने का मतलब वह नाउन या प्रोनाउन जो वाक्य में वर्ब के साथ कर्ता का कार्य करता है, उस नाउन और प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस में कहते हैं। यह नॉमिनेटिव केस में, उदाहरण के तौर पे लीजिए, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इज जो सेंटेंस का वर्ब है, उसके लिए सब्जेक्ट का काम मोहन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मोहन नॉमिनेटिव केस में है। उसी तरह जॉन प्लेज हॉकी, तो यहाँ प्लेज वर्ब है, उसके लिए वर्ब का काम कौन कर रहा है? जॉन। ये भी नॉमिनेटिव केस में, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव केस। तो उसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। वह नाउन या प्रोनाउन जो वाक्य के क्रिया के लिए किसी कर्म का काम यानी ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वह ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, कुछ उदाहरण के साथ देखिए। जैसे राजेश पेंटेड द बॉल, तो यहाँ द बॉल नाउन हो गया और ये पेंटेड जो वर्ब है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया है। उसी तरह कहते हैं कविता सैंग ए सॉन्ग, तो यह सॉन्ग क्या है? नाउन है, और यह सैंग जो वर्ब है उसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसीलिए इस सॉन्ग को यहाँ कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस का ये नाउन है ना। द टीचर स्कोल्डेड मी, तो यहाँ स्कोल्डेड जो वर्ब है उसके लिए मी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये मी जो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है। अब थर्ड नंबर में जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, पोसेसिव केस। अब पोसेसिव केस के बारे में जानिए कि द चेंज फ्रॉम द नाउन और प्रोनाउन विच शोज पोसेशन और ऑनरशिप इज सेड टू बी इन द पोसेसिव केस। कहने का तात्पर्य नाउन या प्रोनाउन का वह रूप जिससे संबंध या अधिकार बताने का कार्य करता है, उसको हम कहते हैं कि वो पोसेसिव केस में। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, अब जो है आता है सबसे लास्ट वोकेटिव केस। ठीक है ना, सबसे लास्ट में है वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस के बारे में जानिए कि द नाउन इज यूज्ड टू बी
एड्रेस इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस। वह नाउन जिसका इस्तेमाल हम संबोधन के लिए करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम किसी को संबोधित करने के लिए करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये वोकेटिव केस में है। कुछ उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कम हेयर चिल्ड्रेन, तो यहाँ चिल्ड्रेन को संबोधित किया, बच्चों इधर आओ, तो बच्चों को संबोधित किया जाए, तो ये वोकेटिव केस में है ना। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि फ्रेंड्स लेट्स सेलिब्रेट, यहाँ फ्रेंड्स को संबोधित किया है, फ्रेंड्स वोकेटिव केस में है। अमर कॉल द पुलिस, अब अमर को कहा गया कि अमर पुलिस को, तो अमर क्या हो गया, ये वोकेटिव केस में। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट में आप नोट लिख लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव जो केस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस भी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्यूटिव केस और दूसरा डेटिव केस। जब ऑब्जेक्ट भर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है क्रिया के लिए, तो एक्यूजिटिव केस कहा जाता है, और डेटिव केस जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो उसको डेटिव केस में कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम चर्चा करते हैं प्रोनाउन के काइंड के बारे में। तो पहले हमने आप लोग को बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है और उसके क्या क्या प्रकार है। ठीक है ना, ये आपको बताया गया था, प्रोनाउन क्या और प्रोनाउन के प्रकार। तो चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पे कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जो है वो 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप गिनती कीजिए। पहला पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेसिसिंग प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन, और लास्ट अंतिम होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये सारे प्रोनाउन को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे हर एक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं? द प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर द 3 persons इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो तीनों पर्सन, आप जानते होंगे पर्सन और नंबर का टेबल कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उन तीनों पर्सन में जो जो प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, कौन होता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, है ना, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। सोई जी समझ गए। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच इज used to point out an object or person which it is stands for is called demonstrative pronoun। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है जिसका इस्तेमाल किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए, इशारा करने के लिए करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे उदाहरण आप ले सकते हैं, दिस इज माई हाउस, तो दिस यहाँ हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यह मेरा घर है, इशारा कर रहा है घर की ओर, संकेत कर रहा है। दैट इज हिज कार, वह उसका कार है, दूर से इशारा कर रहा है, दूर का, कि वह कार जो खड़ी है उसकी है ना। सच आर माई आइडियाज, ऐसे मेरे विचार हैं, तो ऐसे सच क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा नंबर में आए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। The pronoun which is used as distributor of a noun is called distributive pronoun। कहता है वो प्रोनाउन जो नाउन को डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटने का काम करता है, विभाजित करने का काम करता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चौथा नंबर में आ जाए इंडेफिनिट प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड और refer to a noun in general way is called indefinite pronoun। वैसा प्रोनाउन जिसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, अनिश्चितता का बोध कराता है, उसको हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कुछ उदाहरण आप ले सकते हैं, कहते हैं फ्यू हैड कंप्लीटेड होमवर्क्स। फ्यू माने बहुत कम, अब कितना कम में 2 भी हो सकता है, नहीं तो 10 भी हो सकता है, अनिश्चित है।
कोई डिफिनेट नहीं कर सकते कि दो ही हैं या एक ही हैं। उसने अपना होमवर्क किया तो अनिश्चितता का बोध करवा रहा है फ्यू। दूसरा, वन शुड डू वन सेल्फ, किसी को भी स्वयं करना चाहिए। तो वन यानी किसी को, कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा तो नहीं कर रहा है। उसी तरह से नन केम टू हेल्प द बॉय, कोई भी लड़के की मदद करने के लिए नहीं आया। किसी के बारे में, खास के बारे में नहीं कह रहा है कि ये नहीं आया वो नहीं, कोई भी अननोन पर्सन, यानी इंडिफिनिट का बोध कराता है, इसलिए ये भी इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाइए 5वां नंबर में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसके बारे में शायद हम छोड़ दिए थे, नहीं बोले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन फॉर ए नाउन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कहता है वो प्रोनाउन जिसका इस्तेमाल वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में लीजिए, हु कुक्ड फूड, खाना किसने बनाया, तो हु वो शब्द है जिससे हम क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं। उसके बाद विच इज द बेस्ट शू, कौन सी सबसे अच्छी, तो विच हो गया। हुज इज दिस कार, यह कार किसकी है, हुज हो गया। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाट हो गया। तो ये सारे क्या होंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आइए 6ठे नंबर पे पोसेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू शो पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। जो अधिकार बताता है उसको हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कह सकते हैं दिस बुक इज माइन, तो ये बुक पे मेरा अधिकार, माइन हो गया, है ना। दिस कंट्री इज आवर्स, तो यहाँ आवर्स हो गया। उसे दोज हॉर्सेस आर हीज, दोज हॉर्सेस आर हीज, तो ये क्या हो गया, हिज जो हो गया वो पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब नंबर आता है 7 का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। इसका द प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज object of the verb in the sentence which is the doer and receiver of the action, है ना, is called reflexive pronoun। कहने का तात्पर्य ये है कि वो प्रोनाउन जो वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है और इसमें डूअर ऑफ द वर्ब और रिसीवर ऑफ द वर्ब सेम है, मतलब जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट भी है, और तब ये प्रोनाउन जो हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ उदाहरण की मदद से यूँ समझें, जैसे रहेगा कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट लगा दी, तो चोट लगाने वाला भी मैं और चोट लगा भी मुझे, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, तो ये माई सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसी तरह से यू सी योर सेल्फ, आप अपने आप को देखते हो, तो यू और योर सेल्फ दोनों एक ही हैं, डूअर और रिसीवर ऑफ द एक्शन, है ना। उसी तरह है ही बर्न्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को जला लिया, तो ही भी सब्जेक्ट और हिमसेल्फ दोनों एक ही हैं, तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए। 8वां नंबर में इम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच is used to emphasize a noun or a pronoun is called emphatic pronoun। इस प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी बात पे बल देने के लिए, जोर देने के लिए किया जाता है, ताकि किसी बात को हम बलपूर्वक इंसिस्ट कर सके, तो उसको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे आई विल मेक टी माई सेल्फ, अब देखिए मैं खुद से चाय बनाऊंगा, किसी और के द्वारा मदद नहीं, खुद से, यानी इस बात पे जोर दिया जा रहा है। बबीता कट हर फिंगर हर सेल्फ, अब देखो बबीता स्वयं से ही अपनी उंगली काट ली, उंगली स्वयं से ही काट ली, इस बात पे जोर दिया जाए कि किसी दूसरे ने नहीं काटा। वी कैरीड आवर बैग आवर सेल्व्स, हम लोगों ने अपना अपना थैला खुद से ढोया, इस बात को किसी और ने नहीं, किसी की मदद नहीं ली, खुद ने ढोया। और सबसे लास्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच रेफर्स टू ए नाउन गोइंग बिफोर इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। कहता है वह प्रोनाउन जो सेंटेंस में किसी नाउन के आगे लगकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
कुछ उदाहरण ले लीजिए इसका भी। दिस इज द मैन हु कॉल्ड द पुलिस, यह वही व्यक्ति है जिसने पुलिस को बुलाया। द हु किसके पहले, द मैन के, है ना, तो ये दोनों को जोड़ रहा है, ये वही व्यक्ति है जिसने पुलिस को बुलाया। कहते हैं दिस इज द पेन दैट राम बाउट, ये वही कलम है जिसने राम खरीदी। तो यहाँ क्या हो गया, दैट, उसी तरह शी इज द गर्ल होम द प्रिंसिपल प्रेज्ड, ये वही लड़की है जिसकी प्रशंसा प्रचारक ने किया। तो होम हो गया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स, जैसे द कार विच यू वांट टू बाय इज माइन, वह कार जिसे आप खरीदना चाहते हो वह मेरी है ना। तो ये भी इसमें क्या है, विच यू वांट, विच हो गया, यू प्रोनाउन के पहले लगा ना, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है ना। इसको डिटेल पूर्वक हम लोगों ने थर्ड चैप्टर पढ़ लिया। अब मैं उस दिन थोड़ा मुझे याद दिला देंगे तो आपको भेज दूंगा इसका एक्सरसाइजेज, जिनके पास बुक नहीं है, और यदि जिनके पास है तो वो तो बना ही लेंगे, और हम एक्सरसाइज भेज देंगे, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन मिला देंगे, उसके बाद लिटरेचर बुक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3 चैप्टर ग्रामर में समाप्त हो गया है। तो धन्यवाद, आप लोग इसे मन लगा करके लिख लेंगे यदि संभव हो तो, और नहीं तो फिर आप बोलिएगा, मैं ही भेज दूंगा आपको लिख करके। ऐसे तो वीडियो से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहें, यदि आपका कमेंट रहा, ज़्यादा बच्चों की मांग रही, तो मैं लिख करके भी ये सारे डिफिनेशंस दे दूँगा। थैंक यू। फिर अगले क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय।